बीजेपी के मेहतारी बंधन योजना के जवाब में कांग्रेस ने गृह लक्ष्मी योजना का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को उनके खाते में हर एक साल 15,000 रुपए दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियों के बीच वादों का दौर भी खूब चल रहा है। सबसे अहम बात है कि हर पार्टियां अपने अपने स्तर से लोक लुभावने वादे कर रही है। इस बीच ये भी ख्याल रखा जा रहा है कि वो वादे करने में दूसरी पार्टियों से पीछे न रह जाएं। इस चुनाव में किसान के साथ साथ सबसे ज्यादा फोकस हर राजनीतिक पार्टियों का महिलाओं पर है। लिहाजा घोषणा पत्र जारी करने के बाद भी वादों का सिलसिला जारी है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के पहले चरण के वोटिंग के बाद ये साफ हो गया है कि बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिवाली के अगले दिन मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अमित शाह से लेकर राहुल गांधी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मध्य प्रदेश के दौरे पर अमित शाह हैं, लगातार सभा कर रहे हैं। अमित शाह जहां पर गुना, विदिशा, इसके अलावा दतिया, ये वो जगह हैं जहां पर अमित शाह पहुंचे हैं। अमित शाह राधौगढ़ और इसके अलावा चाचौड़ा, ये दो विधानसभा हैं जहां पर सभा कर रहे हैं, जो यहाँ पर दिग्विजय सिंह का खास गढ़ मानी जाती हैं। और यहाँ से उन्हीं के दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और यहीं पर सेंधमारी अमित शाह लगातार सभा के जरिए आज यहाँ पर कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी अलग अलग जगह दौरे पर हैं। जावर के अलावा टिमरनी यहाँ पर राहुल गांधी पहुँचे हैं। भोपाल में एक बड़ा रोड शो यहाँ पर राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी यहाँ पर दो विधानसभाओं को कवर करेंगे, जिसमें एक है उत्तर, दूसरी नरेला विधानसभा। ये दोनों विधानसभाओं पर राहुल गांधी यहाँ पर रोड शो करेंगे। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। विधानसभा चुनाव के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भी बीजेपी कर रही है और इसके लिए इस बार जो टारगेट बीजेपी ने सेट किया है वो बाकी वोटों के अलावा 17% मुस्लिम वोटों का भी टारगेट बीजेपी ने सेट किया है। इस बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए मुस्लिम मतदाताओं की 17% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। पिछली बार उसे 9% मुस्लिम वोट मिले थे। इसी के तहत पार्टी तेजी से मोदी मित्रों की नियुक्ति कर रही है। भाजपा की नज़रें 65 सीटों पर खासकर है, जहां मुस्लिम वोटर कम से कम 30% हैं। मोदी मित्र अभियान में खासतौर से पसमंदा मुस्लिम जो हैं उनको टारगेट किया गया है। केंद्र की जो तमाम योजनाएं हैं उससे मुसलमानों को कितना लाभ हुआ है, इसकी पूरी जानकारी ये 25,000 मोदी मित्र दे रहे हैं। और जाहिर तौर पे जैसे जैसे लोकसभा चुनाव और नज़दीक आएगा, इनकी संख्या बढ़ाकर 50,000 करने का टारगेट बीजेपी ने रखा है। यानी 50,000 मोदी मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2024 में 17% मुस्लिम वोटों की उम्मीद जो है उसको पूरा करेंगे। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। राजस्थान की राजनीति भले ही दो पार्टियों के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है और मतदाता यहाँ के कांग्रेस या बीजेपी में से किसी एक उम्मीदवार को चुनकर वोट देना पसंद करते हैं, सरकार बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर पिछले कुछ चुनावों में लगातार छोटी पार्टियों के साथ राजस्थान की सीमा से लगे पड़ोसी राज्यों की पार्टियां भी अपना दमखम दिखाने में जुटी हुई है। बात यदि करें तो बीएसपी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, जनता पार्टी, जनता दल जैसे कई सारे ऐसे संगठन हैं जिनका अच्छा खासा एक पर्टिकुलर निर्वाचन क्षेत्र में प्रभाव भी है और उनके कार्यकर्ताओं की संख्या भी है। और हमेशा ये लोग 8 से 10 अपने विधायकों को जिताकर विधानसभा में भेज देते हैं। फिलहाल तो यही देखना होगा कि कितने विधायक इनमें से चुनकर विधानसभा तक पहुंचते हैं और इनका जातिगत समीकरण कितना राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के राजनीतिक समीकरणों को उलझा कर रखता है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। बिहार में 2024 के पहले एनडीए ने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को साधने की पूरी रणनीति बना ली है। सबसे बड़ी बात है कि कल यानी 14 नवंबर को पटना के बापू सभागार में यादव महोत्सव होने वाला है, जिसमें तमाम बिहार के जो यादव समाज के जो नेता हैं वह मौजूद रहेंगे और इसका नेतृत्व राज्य मंत्री यानी केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय को दिया गया। आप देख सकते हैं पोस्टर में नित्यानंद राय के अलावा इसमें रामकृपाल यादव, नंदकिशोर यादव और नवल किशोर यादव की तस्वीर लगी हुई है। और कल
पूरे बिहार में यादव समुदाय के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वह इस महोत्सव में शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात है कि सभी को पता है कि जाति आधारित जो गणना हुई है उसमें यादव समुदाय की जो संख्या है, जो आबादी है, वह सबसे ज़्यादा 14% है। इसीलिए बीजेपी अब उसमें सेंधमारी करना चाहती है और इसीलिए इस महोत्सव के बहाने बीजेपी सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। सीताराम मांझी की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी सड़कों पर उतरकर नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और नारेबाजी करेगी। तो इन दोनों यानी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को साधने की पूरी तैयारी बीजेपी ने कर रखी है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। दीपावली का त्योहार कल खत्म हुआ और अब छठ पूजा की तैयारी देश भर में चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने भी छठ पूजा से पहले किसानों को तोहफा देने की तारीख तय कर ली है। जी हां, आपको बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 15वीं किस्त 15 तारीख को शाम में 3 बजे लगभग 8 करोड़ किसानों के अकाउंट में सीधे डीबीटी के माध्यम से पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस एक क्लिक बटन दबाकर सभी जो इसके लाभार्थी हैं उनके खातों में 2000 रुपए की राशि पहुंचा देंगे। इस दौरान देश भर के कई हिस्सों से किसान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री उनसे बातचीत भी करेंगे और उनको संबोधित भी करेंगे। ये खास इसलिए भी है क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इस बीच 8 करोड़ किसानों के बीच में प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 15वीं किस्त जाएगी। जाहिर तौर पे पार्टी और सरकार इसका कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ भी देख रही है और विपक्ष जरूर इस पर बेचैन होगा। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। पिछले दिनों राहुल गांधी अचानक से केदारनाथ धाम की यात्रा करने जा पहुंचे। वहां पर वो 2 दिन रुके और सुबह शाम उन्होंने केदारनाथ बाबा के मंदिर में जाकर दर्शन भी किए। इस बीच उन्होंने वहां लोगों से संवाद किया। वहां पर उन्होंने भंडारा और चाय प्रसाद भी बांटा। तभी बीच में वो मौनी बाबा से भी उनके भी दर्शन किए और मौनी बाबा से मिलने जा पहुंचे, जहां पर उन्होंने तपस्या और भय पर राहुल गांधी ने मौनी बाबा से संवाद किया। उन्होंने मौनी बाबा से ये भी पूछा कि आखिर वो मौन तपस्या मौनी बाबा उनका नाम क्यों है। तब उन्होंने बताया कि वो 11 साल, मौनी बाबा ने एक कागज पर लिखकर बताया कि वो 11 साल के लिए मौन तपस्या पे हैं। इस बीच उन्होंने राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को भी वीडियो कॉल के जरिए मौनी बाबा से बात कराई और मौनी बाबा ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को आशीर्वाद भी दिया। कैमरामैन प्रहलाद के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24। उत्तराखंड में टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का प्रयास अभी भी जारी है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर पहुंच गए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कल एक निर्माणाधीन टनल का हिस्सा टूट गया था, जिसके बाद टनल के अंदर फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रात भर मल्टी एजेंसी ऑपरेशन चलाया गया। बता दें कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा में ब्रह्मखाल और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक निर्माणाधीन सुरंग कल सुबह 5 बजे आंशिक रूप से ढह गई थी, जिसमें 40 कर्मचारी भीतर ही फंस गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी यमुनोत्री मार्ग पर स्थित सिलक्यारा सुरंग में हुए भूमि धसाओं का स्थलीय निरीक्षण करने और कल से चल रहे राहत और बचाव कार्य की समीक्षा करने पहुंच गए हैं। राहत की बात यह है कि बचाव दल टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क साधने का प्रयास कर रहा था, जिसके भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। सलमान खान, कटरीना कैफ और इमरान हाशमी स्टारर टाइगर 3 फिल्म रिलीज के बाद ही तहलका मचा रही है, लेकिन इस बीच फिल्म से जुड़ा हुआ बेहद ही खतरनाक वीडियो सामने आया है। इस फिल्म के स्क्रीनिंग के दौरान फैंस ने उत्साह में आकर थिएटर के अंदर ही आतिशबाजी कर दी। घटना महाराष्ट्र के मालेगांव की है। मोहन सिनेमा के अंदर भाईजान के फैंस इतने उत्साहित हो गए कि फिल्म के दौरान ही वो पटाखे फोड़ने लगे। बताया जा रहा है कि 1 मिनट से अधिक समय तक आतिशबाजी चलती रही और इस दौरान थिएटर के अंदर बैठे कई फैंस ने सुरक्षित स्थान की तरफ भागना शुरू कर दिया। गनीमत ये रही कि थिएटर के अंदर पटाखों की वजह से आग जैसी खतरनाक घटना नहीं घटी। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटना पर सवाल थिएटर मैनेजमेंट पे भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कड़ी चेकिंग के बावजूद भी फैंस इतने बड़ी मात्रा में पटाखे थिएटर के अंदर ले जाने में कामयाब कैसे रहे। बता दें कि टाइगर 3 फिल्म 12 नवंबर को कई भाषाओं में रिलीज हुई है और ये फिल्म लोगों को काफी पसंद भी आ रही है। पहले दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 44 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है।
कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। शेयर बाजार में दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग को लेकर कारोबारियों में गजब का उत्साह दिखा। मुहूर्त ट्रेडिंग के करीब 1 घंटे में कारोबारियों ने जमकर खरीदारी की। यही कारण है कि बीएसई का सेंसेक्स इस 1 घंटे में 354 अंक चढ़ा। वहीं निफ्टी में भी करीब 100 अंक की तेजी देखी गई। ज्यादातर शेयर हरे निशान पर बंद हुए। अगर पूरे शेयरों के मार्केट कैप की बात करें, बाजार के मार्केट कैप की बात करें तो 2,19,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ा। हर साल दिवाली के मौके पर बीएसई में दीपावली पूजन होता है, इसके अलावा लक्ष्मी पूजन होता है और हर साल ये धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान 1 घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, जिसमें जो निवेशक हैं जमकर खरीदारी करते हैं। राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। गुजरात के अमरेली में मनाई गई अनोखी दीपावली। इंगोरिया युद्ध के तहत ग्रामीणों ने एक दूसरे पर बरसाए आग के गोले। हर साल की तरह इस साल भी गुजरात के अमरेली जिले का सावरकुंडला शहर दीपावली की रात को युद्ध भूमि में परिवर्तित हो गया, क्योंकि रात के 10 बजे के बाद यहाँ शुरू होता है इंगोरिया युद्ध। इंगोरिया एक फल होता है जिसमें बारूद का मसाला भरकर उसके पटाखे तैयार किए जाते हैं और फिर दीपावली की रात को शहर के देवला गेट और नावली इलाकों में लोग 2 भागों में बंट जाते हैं और एक दूसरे पर जलते हुए इंगोरिये फेंकते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये परंपरा पिछले 100 सालों से चली आ रही है। समय बदला, शहर बदला, पर परंपरा नहीं बदली। दृश्य खतरनाक है, पर लोग कहते हैं कि आज तक कभी कोई हादसा नहीं हुआ। पर प्रशासन अपनी तरफ से फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस स्टैंड बाय पर रखता है। दीपावली में आतिशबाजी तो पूरे देश भर में होती है, लेकिन अमरेली के सावरकुंडला में पिछले कई दशकों से निभाई जा रही ये परंपरा में हो रही आतिशबाजी सबसे अनोखी मानी जाती है। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। रेप पार्टी में स्नेक बाइट और वेनम परोसने के आरोप में यूट्यूबर और बिग बॉस विनर एल्विस यादव की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। एल्विस यादव के लिए नोएडा पुलिस ने पहले नोटिस सर्व करके उसे पूछताछ के लिए बुलाया था, वहीं दूसरा नोटिस हाथ के हाथ द्वारा पूछताछ के लिए सर्व करा दिया था। लेकिन एल्विस यादव अभी द्वारा नोएडा पुलिस के पास पूछताछ के लिए नहीं आया है। वहीं पकड़े गए 5 सपेरों से पुलिस ने लगातार पूछताछ कर रही है। उनसे जो इनपुट मिला है उसके आधार पर एल्विस यादव से पूछताछ करेगी। जिस तरीके से एनजीओ ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और उस स्टिंग ऑपरेशन की जो सीडी है वो नोएडा पुलिस को फिलहाल दे दी गई है और जिस बातचीत का जो जिक्र किया गया है उस बातचीतों का मिलान के लिए एल्विस यादव को नोएडा पुलिस के पास फिर आना होगा। साफ तौर पर इस तरीके से जो एल्विस यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं उनको लेकर भी नोएडा पुलिस जो है पूरी पूछताछ करने का मन बना रही है। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24। ताज नगरी आगरा में गैंगरेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पीड़ित युवती ने 5 लोगों पर गैंगरेप का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल पूरा मामला थाना ताजगंज क्षेत्र के स्थित रिच होम स्टे होटल का है। पीड़ित युवती का आरोप है कि वो एक होटल में रुकी हुई थी और 4 युवक और एक महिला ने उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दे डाला है। हालांकि गैंगरेप के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ है। पीड़ित युवती ताजगंज क्षेत्र के ही एक होटल में काम करती थी। सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पीड़ित युवती को मेडिकल के लिए भेजा और संगीन धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया है। फिलहाल आगरा पुलिस का ये दावा है कि घटना की जानकारी मिलते ही गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ ही सभी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खास बात ये भी है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में एक महिला भी शामिल है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण के बाद महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा कड़ी फटकार लगी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि दिवाली के वक्त रात को 8 से 10 बजे के बीच ही सिर्फ पटाखे फोड़े जाए। लेकिन कल की अगर बात करें तो कल दिवाली थी और महज 24 घंटे में मुंबई में ही 150 करोड़ रुपए के पटाखे फोड़े गए, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 288 के पार जा चुका है। हालांकि मुंबई महानगर पालिका ने महाराष्ट्र सरकार की मदद से मुंबई के 24 वार्ड में 95 ऐसी टीम गठित की थी जो 10 बजे के बाद जो पटाखे फोड़ेंगे उन पर वो कार्रवाई करेगी। लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ कागज पर ही रही। रात को 12 से 12:30 बजे तक भी यहाँ पर मुंबई में पटाखे फोड़े गए, लेकिन एक भी व्यक्ति पर वहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई। यानी साफ है
कि वायु प्रदूषण को लेकर मुंबई की आम जनता भी यहाँ पर सीरियस नहीं है। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। दिवाली के अगले दिन पटना सहित बिहार के कई शहरों का प्रदूषण जो आंकड़ा है वो दिल्ली से कहीं ज़्यादा है। यही वजह है कि दिवाली के अगले दिन पटना सहित तमाम जो शहर हैं वहाँ पे AQI लेवल काफ़ी बढ़ गया है और यह आंकड़ा करीब 400 तक पहुँच चुका है। हैरत की बात है कि इसमें पटना से ज़्यादा जो दूसरे शहर हैं वहाँ पर जो प्रदूषण का आंकड़ा है वो ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा हुआ है और जिसके चलते अब जो इन इलाकों में स्थिति बनी हुई है कि अब वहाँ फॉगिंग किया जा रहा है। आपको बता दें कि पटना के अलावा जो कई शहर हैं जहाँ पे जो आंकड़े बढ़े हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा बेगूसराय है, जहाँ का AQI जो लेवल है वो 400 के ऊपर चल चुका है। इसके अलावा कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर तमाम जो पटाखों की बिक्री पे प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इन इलाकों में पटाखों की बिक्री काफ़ी हुई। नतीजा यह निकला कि आज दिवाली के दूसरे दिन इन इलाकों में सांस लेने वाले समस्या बढ़ गई और प्रदूषण लेवल काफ़ी दूषित हो चुका है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में पहले दुर्गा पूजा, फिर काली पूजा, अब छठ पूजा की तैयारियां हो रही है और 139 घाटों में साफ सफाई का काम चल रहा है। वहीं हुगली नदी के किनारे 96 घाटों पे किस तरह से व्यवस्था हो रही है, जिस घाटों की यहाँ पे पहले से गंदगियां थी उन्हें साफ सफाई किया जा रहा है और छठ पूजा के लिए विशेष तरह की व्यवस्था किया गया है। इस समय हावड़ा में कहें कि यहाँ पे जो मिनी बिहार के रूप में देखा जाता है और हरदत्त राय चमड़िया रोड की तरफ से नमक गोला घाट पे विशेष व्यवस्था किया जा रहा है। महिलाएं किस तरह से घाटों पे यहाँ पे जो छठ व्रती हैं, माताएं बहनें जो पहुंचे, उनकी पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के लिए CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। गंगा घाटों में लोग न जाए, वहां पे प्रशासनिक व्यवस्था किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी छठ पूजा को लेकर विशेष तरह की व्यवस्था कर रही है और सभी घाटों की तैयारियां जोर शोर से किया जा रहा है। और कह सकते हैं कि जो छठ पूजा महापर्व है बिहार के बाद हावड़ा में सबसे ज्यादा होता है और हावड़ा को मिनी बिहार के रूप में लोग देखते हैं और इस बार पूजा के लिए विशेष तरह की तैयारियां भी की गई है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 हावड़ा। यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने छठ पर स्नान करने से रोक लगा दिया है। फिलहाल इसके लिए एक रिव्यू पिटीशन भी डाली गई थी जिसमें यमुना में छठ मनाने के लिए अनुमति मांगी गई थी। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। ऐसे में छठ को लेकर के पहले भी राजनीति होती रही है। हमेशा आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है वो आमने सामने रही है। कई बार इस छठ को लेकर के दोनों पार्टियों में एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष भी होते दिखाई दिए हैं। लेकिन ऐसे में सवाल यही उठता है कि दिल्ली सरकार लोगों के लिए छठ जैसे त्योहार को मनाने के लिए क्या क्या प्रयास करेगी। क्या छठों के लिए जो छोटे पार्क हैं, जो गली मोहल्लों के पार्क हैं, वहाँ पर एक छठ के लिए वहाँ पर कुंड बनाया जाएगा, या फिर ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इतने सारे दिल्ली वासियों के लिए छठ की व्यवस्था दिल्ली सरकार कैसे कर पाएगी। कैमरा पर्सन अभयनाथ के साथ में मोहम्मद यूसुफ, नोएडा, न्यूज़ 24। दिल्ली में दिवाली के दिन जमकर आतिशबाजी हुई। ऐसे में लोगों ने नियमों को जमकर धज्जियां उड़ाई। ऐसे हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो परिस्थिति और हालात बने हैं उसके पीछे बीजेपी सरकारें जिम्मेदार हैं आसपास के राज्य की। उन्होंने कहा कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश के तमाम लोग पटाखे लेकर दिल्ली में आए और उन्होंने आतिशबाजी यहाँ पर की। इसके अलावा NCR में जिस तरीके से लगातार आतिशबाजी हुई है उसका खामियाजा दिल्ली को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जहाँ पर ये तय करे कि आखिर इस प्रकार के हालात के पीछे जिम्मेदार कौन है। इसके अलावा बीजेपी की सरकार जहाँ पर है वो भी ये तय करे कि आखिर वहाँ की जो परिस्थितियाँ खराब हुई उसके पीछे जिम्मेदारी किसकी बनती है। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और खासकर उन सरकारों की बात करें जैसे राजस्थान की या फिर हरियाणा की या फिर उत्तर प्रदेश की, ऐसे में इन तमाम हालातों के पीछे अब दिल्ली सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदारी दूसरे राज्यों की बता रही है और कह रही है जितनी भी आतिशबाजी हुई उसके पीछे कहीं ना कहीं दूसरे राज्य जिम्मेदार हैं, वहीं से पटाखे आए और ऐसे में दिल्ली वालों को उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। दिवाली के ठीक एक दिन बाद दिल्ली की आबो हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया। पटाखों पर बैन का भी दिल्ली में असर नहीं दिखाई दिया। यहाँ आपको बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखे बनाने, बेचने, रखने, खरीदने और बजाने पर बैन लगा दिया था, लेकिन दिल्ली वालों पर बैन का कोई असर नहीं हुआ। दीपावली की दोपहर थी तब AQI
लेवल जो था वो अब तक के 8 साल में सबसे बेहतरीन था, लेकिन रात होते होते पटाखों की वजह से AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया। इसकी एक बड़ी वजह ये भी रही कि पटाखे बैन तो सुप्रीम कोर्ट ने किए, लेकिन उसका जमीनी स्तर पर कड़ाई से लागू वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से नियमों की धज्जियां उड़ी और वो सीधा सीधा असर हवा की गुणवत्ता पर पड़ता नजर आया। कैमरामैन सुनील के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। सलमान खान एंड कटरीना कैफ की मच अवेटेड फिल्म टाइगर 3 थिएटर्स में रिलीज हो गई है और आलम यह है कि फैंस की भारी भीड़ दिवाली के खास मौके में थिएटर्स में देखने को मिली। कुछ फैंस तो ऐसे थे जिन्होंने थिएटर्स में ही पटाखे फोड़ दिए। बात करें अगर फिल्म के डायरेक्शन की, स्टोरी लाइन एंड एक्शन सीक्वेंसेस की, तो ये तीनों ही चीजें बहुत ही कमाल तरीके से फिल्माई गई हैं और ऑडियंस को इस फिल्म का जबरदस्त प्यार भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, फिल्म ने अब तक 43 करोड़ की ओपनिंग कर दी है, जो सलमान खान के अब तक के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग है। अब देखना यह होगा कि टाइगर 3 आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस के कितने रिकॉर्ड तोड़ती है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ मैं सिद्धांत मोहन, न्यूज़ 24 दिल्ली।